अध्याय 2106 क्षितिज पर प्रमुख परिवर्तन। पिलफेरी, नांगोक जुयू और बेटांग रुशुंग महाद्वीप की 3 शीर्ष शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके बिना ये पूरी सभा अपना अर्थ खो चुकी थी। बाकी सभी चले गए। मूल रूप से उनका लक्ष्य क्यूई प्रवाह विस्फोट के लिए एक योजना बनाना था और उन्हें अंधेरे युग का सामना कैसे करना चाहिए। लॉन्ग चेन की अनुपस्थिति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वह किसी बड़े गुट का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। वह और उसकी ड्रैगनब्लड सेना उनके लिए कुछ भी नहीं थी। हालांकि उनके जाने से एक चेन रिएक्शन हुआ। इस सभा को जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए डोनफेंग युयान केवल लोगों को वापस भेज सकता था। जब सभी चले गए तो परिवार का मुखिया और डोनफेंग युयान उदास होकर एक निजी कमरे में चले गए। परिवार के मुखिया की गर्मजोशी भरी मुस्कान बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी, उसकी जगह ठंडक ने ले ली थी। क्या तुम्हें पता है कि इस बार तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? डोनफेंग युयांग ने आह भरते हुए कहा, मैंने लॉन्ग चेन की हिम्मत को कम करके आंका था। गलत। तुम बहुत जल्दी में थे। क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुम इस तरह से लॉन्ग चेन को खत्म कर सकते हो? परिवार प्रमुख, मुझे लॉन्ग चेन से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जिससे मुझे गंभीर खतरा महसूस हो रहा है। हालांकि यह सिर्फ एक एहसास है, लेकिन यह बहुत तीव्र है। मुझे उससे छुटकारा पाना ही होगा। यह क्या है? परिवार का मुखिया ये सुनकर चौंक गया। डोनफेंग युयांग ने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि यह भावना कहां से आती है। ये बस खतरे की भावना है, किसी भी अन्य विशेषज्ञ की तुलना में दबाव की भावना। खतरे की यह भावना मेरी आत्मा से आती है, फिर भी ये किसी तरह की बाहरी शक्ति की तरह है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन लॉन्ग चेन निश्चित रूप से धर्म मार्ग का सबसे बड़ा स्तंभ है। उसे खत्म किया जाना चाहिए। परिवार के मुखिया ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा और फिर अपना सिर हिला दिया। इसलिए तुमने उसके यहां आने के लिए जाल बिछाया था। तुम चाहते थे कि झाओ गुजी लॉन्ग चेन से दुश्मनी करे और उसके नेतृत्व में लॉन्ग चेन से दुश्मनी रखने वाले सभी अन्य विशेषज्ञों को एक साथ मिलकर उसे मार डालने के लिए तैयार करे। यही मेरी मूल योजना थी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो? इसके अलावा तुमने सुराग छोड़े हैं। क्या तुम्हें लॉन्ग चेन के शक की वजह से डर नहीं लगता? क्यूई प्रवाह का विस्फोट जल्द ही होने वाला है। मेरे पास कुछ जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तुम अभी भी बहुत छोटी हो। तुम बिना किसी संदेह के लॉन्ग चेन से छुटकारा पाने के लिए कहीं बेहतर तरीका अपना सकती थी। ऐसा मत सोचो कि लॉन्ग चेन सिर्फ एक व्यक्ति है। उसके कई साथी हैं। नांगोंग और बेटांग परिवारों की 2 लड़कियां उसमें दिलचस्पी रखती हैं और उसका समर्थन करती हैं। जहां तक पिल वैली की पिलफेरी की बात है, तो कहा जाता है कि वे कभी रिलेशनशिप में थी। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वे दोस्त हैं या दुश्मन। चीजें स्पष्ट होने से पहले ही तुमने इतनी जल्दबाजी में ये कदम उठा लिया। ये किस्मत में लिखा था कि तुम असफल हो जाओगी। ये वाकई मेरी उम्मीदों से परे था। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी उतना परिपक्व नहीं हूं। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करो। तुम्हारी प्रतिभा साधना में है, योजना बनाने में नहीं। खैर, किसी भी मामले में तुम लॉन्ग चेन को तूफान के केंद्र में धकेलने में कामयाब हो गए। ये पूरी तरह से विफलता नहीं थी, लेकिन ये सभा असफल रही, डोनफेंग युयांग ने क्षमा मांगते हुए कहा। नहीं, हालांकि यह सफल नहीं था, लेकिन यह असफल भी नहीं था। कम से कम हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और नीलामी बहुत अच्छी तरह से हुई। भविष्य में किसी भी उच्च स्तरीय व्यापार पर हमारा एकाधिकार होना चाहिए। हमने जो भी पैसा खर्च किया है, हम उसे 100 गुना वापस पाएंगे, परिवार के मुखिया ने कहा। बाकी लोगों के लिए बस अपना अच्छा किरदार निभाते रहो। अगर जरूरी न हो तो लड़ाई मत करो। अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करो। जब तक तुम वही करते रहोगे जो तुमने किया है, तब तक इन सभी प्रतिभाओं और राक्षसों के साथ भी सिर्फ तुम ही एक संप्रभु बनने में सक्षम हो। लॉन्ग चेन के लिए उससे परेशान मत हो। मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। उसे तुम्हारी बड़ी योजना में देरी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बस अपनी पहचान उजागर न करने की पूरी कोशिश करो, वरना ये परेशानी का सबब बन जाएगा। जब बात उस पर आती है, तो तुम्हें कुछ किरदारों से सावधान रहना चाहिए। सिर्फ इसलिए कुन पेंगजी को कम मत आंको क्योंकि वह एक जुबान बीस्ट है। वह बेहद बुद्धिमान और भयावह रूप से शांतचित है। जब लॉन्ग चेन और झाओ गुजी ने पहली बार मुकाबला किया, तो वह पहले ही बता सकता था कि कौन जीतेगा। पिल फेरी भी है। मुझे नहीं पता कि पिल वैली इतना रहस्यमय अभिनय करने की क्या योजना बना रही है। अंत में ब्लडकिल हॉल की वह लड़की है। चाहे जो भी हो, उसे नाराज मत करो। एक हत्यारा जो दिखाई दे सकता है, हर पल आपके पीछे एक दुष्स्वप्न है।
डोन फेंग युयांग ने सिर हिलाया। यह एक शानदार युग था जहां सभी प्रकार के राक्षस दिखाई दे रहे थे। केवल एक ही सम्राट हो सकता है। आप में से बाकी लोग बस साथ देने वाले व्यक्ति होंगे। डोन फेंग युयांग के सुंदर चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी, लेकिन पहले की तुलना में यह मुस्कान थोड़ी अधिक भयावह थी। लॉन्ग चेन, तुम इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो? ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। लॉन्ग चेन ये जिकियू को खींच रहा था, तभी उसके पीछे से बीटांग रुशुन की आवाज सुनाई दी। ये लिंगशान, बेटांग रुशुन, नांगोक जुयू और जी यान सभी आए थे। लॉन्ग चेन मुस्कुराया और अपनी मुट्ठियां मोड़कर उनका आभार व्यक्त किया। लॉन्ग चेन, मुझे इल्यूसिव म्यूजिक इमोर्टल पैलेस में वापस जाना है। इन सभी शक्तिशाली प्रतिभाओं के सामने आने के बाद आपको अपना ख्याल रखना होगा। जी यान ने दूसरों को अलविदा कहने और जाने से पहले लॉन्ग चेन को एक गहरी नजर से देखा। लॉन्ग चेन, वैसे तो तुम आमतौर पर एक चिड़चिड़े इंसान हो, लेकिन जब लड़ाई शुरू होती है तो तुम वाकई काफी मर्दाना होते हो। तुम्हारी वह लड़ाई काफी संतोषजनक थी। अगर तुम्हें कभी समय मिले तो तुम मेरे बेटांग परिवार में मेहमान बनकर आ सकते हो। हमारे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, बेटांग रुशुंग ने शान से कहा। नांगोक जुयू ने कहा, नांगोक परिवार एक जैसा ही है। हम आपका अतिथि के रूप में स्वागत करेंगे। ये वास्तव में दयालुता का प्रतीक था। वह इस समय दुश्मनों से घिरा हुआ था। उन्हें मेहमान के रूप में बुलाना स्पष्ट रूप से यह संकेत था कि वे उसकी रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं जरूर आऊंगा। लॉन्ग चेन ने उनकी ओर अपनी मुट्ठियां बांध ली। नांगोक जुयू और बेटांग रुशुंग ने वहां उनसे अलग होने का फैसला किया। लॉन्ग चेन ने एक पल के लिए इंतजार किया, लेकिन हु फैंग कभी नहीं दिखाई दिया। वह शायद खुद ही चला गया होगा। अपनी उड़ने वाली नाव निकालकर वह, ये झिकियू और ये लिंगशान उस पर चढ़ गए। लॉन्ग चेन के लिए अतीत और वर्तमान के नायकों की यह सभा संतोषजनक तरीके से समाप्त हो गई थी। लॉन्ग चेन, मैं अपने गुरु को इस बारे में कैसे स्पष्टीकरण दूं? ये लिंगशान चिल्लाया। ये तुम्हारा मामला है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं, लॉन्ग चेन ने बेपरवाही से कहा। मेघन के पुराने कपड़े और भी शर्मनाक होते जा रहे हैं। जोनास ने सोफी टर्नर को रिंग कैमरे पर क्या कहते सुना। ये सब तुम्हारी गलती थी। ऐसा मत सोचो कि तुम मुझ पर जिम्मेदारी डाल सकते हो। तुम्हें मेरे साथ वापस जाना होगा, ये लिंगशान ने गुस्से में कहा। लॉन्ग चेन ने उड़ती हुई नाव को नियंत्रित किया। वह थोड़ा मुस्कुराया। लड़की, तुम अभी भी बहुत अपरिपक्व हो। सच में, यह सभा कुछ भी अच्छी नहीं थी। ऐसी कई चीजें थी जिन्हें उन्होंने पहले से ही एक निश्चित तरीके से करने की व्यवस्था की थी। चाहे तुमने कुछ भी किया हो, चीजें उसी तरह खत्म होनी थी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये लिंगशान और ये झिकियू ने उत्सुकता से लॉन्ग चेन को देखा। भूत और वर्तमान नायकों का ये तथाकथित जमावड़ा डोन फेंग परिवार की अपनी शक्ति दिखाने का तरीका था। उन्होंने न केवल लोगों को इकट्ठा किया, बल्कि उन्होंने संसाधन भी इकट्ठा किए। महाद्वीप और उस पर रहने वाले सभी लोगों के बारे में सोचने के बारे में उनकी बकवास मत सुनो। अगर तुम सच में ऐसा मानते हो तो तुम मूर्ख हो। यह जमावड़ा मेरे लिए एक जाल था, और मुझे ये भी संदेह है कि यहाँ आने के रास्ते में मैकेनिज्म संप्रदाय के साथ मेरी दुश्मनी भी व्यवस्थित थी, या ये बहुत अधिक संयोग होगा। प्राचीन शहर में मेरे द्वारा उठाए गए हर कदम पर मैं झाओ वूजी या हुआन फेयान या शिलिंगफेंग से टकरा जाता था। वे बार बार मुझे उकसाते थे, जिससे मैं गुस्से में रहता था। पहले तो मैं वास्तव में चीजों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बहुत गुस्से में था, लेकिन जब मूल शैतान जाति के वे शिष्य दिखाई दिए, तो मुझे एहसास हुआ कि यह सब मेरे लिए तैयार किया गया एक जाल था। उन शिष्यों के बारे में सोचते ही लॉन्ग चेन की आंखों में एक बार फिर हत्या का इरादा उभर आया। उस शिष्य ने उसे स्पष्ट रूप से पहचान लिया था, लेकिन उसे फंसाने से बचने के लिए शिष्य ने खुद को मारने और अपने साथियों को भी अपने साथ ले जाने के लिए मूल शैतान जाति की गुप्त कला का इस्तेमाल किया था। अपने साथियों को मारने में उसे कितना दर्द हुआ होगा। कोई भी व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह कितना असहाय महसूस कर रहा होगा। जब उस शिष्य ने मिक्सिहावेया नाम चिल्लाया, तभी लॉन्ग चेन को एहसास हुआ कि यह सब एक जाल था। हालांकि यह सिर्फ एक नाम था, लेकिन अलग अलग अक्षरों के जरिए यह अलग अलग अर्थ व्यक्त कर सकता था। अपनी चीख में उस शिष्य ने लॉन्ग चेन को कुछ जानकारी देने में कामयाबी हासिल कर ली थी। डोन फांग युयांग ने उनसे पूछताछ की थी। उनकी आत्माओं में सील लगी हुई थी, जिसकी वजह से डोन फेंग युयांग को उनसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाए, लेकिन इस जानकारी की वजह से लॉन्ग चेन को एहसास हुआ कि यह डोन फेंग युयांग ही था जिसने उसके लिए ये जाल बिछाया था। वह एक पूर्ण पाखंडी था।
वह अपने असली रूप को बहुत अच्छी तरह से छिपा रहा था। लॉन्ग चेन को यह नहीं पता था कि डोनफेंग युयांग ने लॉन्ग चेन के प्रति अपनी शत्रुता को छिपाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया था, जबकि उसके पास 9 सितारा हेगेमोन बॉडीगार्ड था। लॉन्ग चेन को डोनफेंग युयांग के प्रति कभी भी अच्छा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन उसने मान लिया था कि यह बस किसी तरह की ईर्ष्या है। आखिरकार, चाहे वह रूप रंग हो या पद, लॉन्ग चेन के लिए उससे तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि अब जब उसने इस पर विचार किया, तो उसे लगा कि नापसंदगी की यह भावना उसकी शत्रुता को सहज रूप से महसूस करने की प्रतिक्रिया हो सकती है। तुम्हारा मतलब है कि डोनफांग युयांग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? असंभव, मिस्टर डोनफांग बहुत अच्छे इंसान हैं। ये लिंगशान ने अविश्वास के साथ कहा। लॉन्ग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप उड़ती हुई नाव को नियंत्रित करता रहा। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? ये लिंगशान ने पूछा। कहने को क्या है? चूंकि तुम उस पर भरोसा करते हो, इसलिए मैं जो कुछ भी कहूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता, लॉन्ग चेन ने उदासीनता से कहा। ये लिंगशान ने ठहाका लगाया। लॉन्ग चेन वास्तव में नाराज था। किसने कहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है? अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता। तो फिर तुम आगे क्या करने की योजना बना रहे हो? अगला अगला बड़े बदलाव क्षितिज पर है। लॉन्ग चेन की आंखों में एक निर्दयी रोशनी दिखाई दी। मूल शैतान जाति के उन शिष्यों को बिना किसी कारण के मरने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। लॉन्ग चेन मार्शल हेवन एलायंस में नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये लिंगशान ने उसे जाने से मना कर दिया और कहा कि अगर वह मर भी गई तो भी वह उसे अपने साथ कष्ट सहने के लिए ले जाएगी। इसलिए लॉन्ग चेन केवल ये झिकियों के साथ ही उसके साथ जा सकती थी। क्वो जियानिंग लंबे समय से उनका इंतजार कर रही थी। लॉन्ग चेन को यह उम्मीद नहीं थी कि क्वो जियानिंग ने उसे कोई श्राप नहीं दिया। उसके हाथ में एक पत्र था और वह पहले से ही जानती थी कि क्या हुआ था। छोटे बदमाश, तुम क्या देख रहे हो? क्या मुझे तुम्हें सामान्य महसूस कराने के लिए तुम्हें शाप देने की जरूरत है? क्यू जियानिंग ने लॉन्ग चेन को अपना सिर हिलाते और अजीब भाव से चारों ओर देखते हुए चिढ़कर कहा। लॉन्ग चेन ने हंसते हुए कहा, वास्तव में यह मेरी गलती नहीं है। अगर मैं ऐसा कुछ सहन कर सकता, तो मैं लॉन्ग चेन नहीं होता। क्वो जियानिंग ने सिर हिलाया और आह भरी, सच में, तुम्हें जाने के लिए मजबूर करते हुए, मैं पहले से ही कुछ घटनाओं के लिए तैयार था। हालांकि तुम्हारा गुस्सा और जिद्दीपन उस बूढ़े बैल की तरह ही परेशान करने वाला है, कम से कम तुम्हारे पास अपना करिश्मा है, उससे अलग। मैंने तुम्हें इस उम्मीद में जाने दिया कि तुम उन स्वर्गीय प्रतिभाओं के बीच अलग दिखोगे। कुछ दुश्मनों का दुश्मन बनना किस्मत में लिखा होता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे सहयोगी बन जाएं। लेकिन जब कुछ अजनबियों की बात आती है, अगर तुम नहीं गए तो वे अजनबी ही रहेंगे। जाने से कुछ ऐसे दोस्त बनाने का मौका मिलता है जो भविष्य में तुम्हारा साथ दे सकते हैं। हालांकि ऐसा क्यों है कि तुम्हारा थोड़ा सा करिश्मा केवल लड़कियों को लुभाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है? बेटांग रुशुंग और नांगोक जुयू के अलावा तुम शायद ही किसी और से बात करते हो। क्वो जियानिंग की अभिव्यक्ति अजीब थी। लॉन्ग चेन के सीधे चरित्र के कारण उसके लिए समान विचारधारा वाले लोगों के साथ संबंध बनाना काफी आसान होना चाहिए था। हालांकि उसने नांगोक जुयू और बेटांग रुशुंग के साथ एक समूह बना लिया। शायद लॉन्ग चेन का करिश्मा केवल उसी क्षेत्र में है। ये लिंगशान ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए। मत हंसो, तुमने इस बार अपने मालिक को सचमुच निराश किया है, क्वो जियानिंग ने थोड़े गुस्से से कहा। मास्टर, मैं। ये लिंगशान चौंक गई। उसने कोई गलती नहीं की थी, या ऐसा उसने सोचा था। उसकी शक्ल देखकर क्वो जियानिंग ने आह भरी। लिंगशान, क्या मैंने जाने से पहले तुमसे कहा था कि विनम्र बनो और बड़ी तस्वीर के लिए दूरगामी दृष्टिकोण अपनाओ? हाँ, मैंने आपके निर्देशों के अनुसार काम किया। मेरा किसी के साथ कोई विवाद नहीं था, ये लिंगशान ने कहा। यही बात मुझे निराश करती है। लिंगशान, तुम ही हो जो मार्शल हेवन एलायंस को नियंत्रित करोगे। निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारे पास है। तुम्हें हमेशा दूसरों की बात क्यों सुननी पड़ती है? किसने कहा कि मैं जो कुछ भी कहता हूं वह सही है? तुम यह नहीं समझे कि जब मैंने कहा कि बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखो और विनम्र रहो, तो एक सीमा होती है। अगर दूसरे तुम्हें उस सीमा से परे दबाते हैं, तो तुम्हें उन्हें वही रोकना होगा, भले ही तुम्हें मरते दम तक लड़ना पड़े। तुम बस बहुत आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी बच्चे अपनी मनमानी से पीड़ित नहीं होते, लेकिन अपनी राय के बिना वे अंधे हो जाते हैं। अगर तुम इस तरह से व्यवहार करते हो, तो मैं मार्शल हेवन एलायंस को तुम्हारे पास कैसे छोड़ सकता हूं? क्वो जियानिंग ने आह भरी।
तुम बहुत आज्ञाकारी हो जबकि लॉन्ग चेन बहुत अवज्ञाकारी है। मैंने तुम दोनों को सिर्फ इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लॉन्ग चेन की देखभाल करो, बल्कि मैं ये भी देखना चाहता था कि लॉन्ग चेन चीजों को कैसे संभालता है। जब तुम्हें विनम्र होना चाहिए तब विनम्र बनो और जब तुम्हें दबंग होना चाहिए तब दबंग बनो। अगर तुम्हें ऐसा करना ही है तो तुम जिसे चाहो उसके मुंह पर थप्पड़ मार सकते हो, नहीं तो तुम मार्शल हेवन अलायंस का नेतृत्व कैसे करोगे। गुरु शिष्य को अपनी गलती पता है। ये लिंशान ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे समझ नहीं आया था कि उसके गुरु उससे क्या चाहते थे। इसका दोष तुम पर नहीं लगाया जा सकता। तुम साधना जगत में एक दरार के भीतर खिले हो। विपत्ति से बचना तुम्हारी सहज प्रवृत्ति है। बस याद रखो, तुम मार्शल हेवन एलायंस के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे कार्य मार्शल हेवन एलायंस का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुम्हारा समर्थन करने वाले अनगिनत संप्रदाय और विशेषज्ञ हैं। तुम सिर्फ कुछ परेशानियों से बचने के लिए अपनी प्रतिष्ठा कम नहीं कर सकते। क्वो जियानिंग ने ये लिंशान के सिर पर धीरे से थपथपाया। हाँ, मैं इसे याद रखूंगा। ये लिंशान ने सिर हिलाया। अच्छा, जिकियू को टहलने के लिए ले आओ। मुझे लॉन्ग चेन से कुछ बातें करनी है। ये जिकियू और ये लिंशान चले गए, केवल लॉन्ग चेन और क्यू जियानिंग को छोड़कर। एलायंस हेड, क्या आपने मुझे अकेले में डांटने के लिए रोका था? कैंडी खाने के बाद थप्पड़ मारना एक आम बात है। क्या कोई भी मानक अभ्यास तुम पर काम करेगा? और मैंने तुम पर ऐसा कब किया है? क्वो जियानिंग ने चिढ़कर कहा। फिर वह मुस्कुराए। यह अच्छी बात थी कि तुम उस सभा में गए। तुमने न केवल वह कीमती भट्टी प्राप्त की, बल्कि तुमने 2 शक्तिशाली सहायकों को भी अपने साथ जोड़ लिया। हालांकि मैंने कुछ दुश्मनों को भी अपने साथ खींच लिया। लॉन्ग चेन के होंठ सिकुड़ गए। ये बहुत सामान्य है। अगर तुम नहीं भी गए होते तो भी तुम्हारे चरित्र के कारण वे लोग वैसे भी तुम्हारे दुश्मन बन जाते। लेकिन जाकर तुमने कम से कम 2 मित्र तो बनाए। यही अंतर है। जब तक तुम उन मित्रताओं को बनाए रख सकते हो, मार्शल हेवन महाद्वीप पर तुम्हारी स्थिति स्थिर रहेगी। बेशक अगर तुम उनके साथ अगले चरण पर जा सकते हो। यहां तक कि क्वो जियानिंग को भी यह मजेदार लगा। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि लॉन्ग चेन जैसे परेशान करने वाले व्यक्ति के पीछे इतनी सारी महिलाएं थीं? ये वाकई उत्सुक करने वाला था। बेटांग रुशुंग और नांगोक जुयू के परिवारों के बीच इतिहास में कई बार संघर्ष हुआ। हालांकि यह उस हद तक नहीं था कि वे आग और पानी की तरह एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन वे निश्चित रूप से साथ नहीं रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि बेटांग रुशुंग लंबे समय से नांगोक जुयू से लड़ने की मांग कर रहा था। हालांकि वे दोनों लॉन्ग चेन के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से बैठे थे। लॉन्ग चेन ने अपना सिर हिलाया। मैं शरण पाने के लिए दूसरे लोगों की शक्ति पर निर्भर नहीं रहूंगा या चापलूसी नहीं करूंगा। यह मेरे मार्शल डाओ के खिलाफ है। आप उस बूढ़े आदमी की तरह ही जिद्दी हैं, क्वो जियानिंग ने कहा। चलो मेरे बारे में बात नहीं करते। बूढ़े आदमी के बारे में क्या? वह कैसा है? लॉन्ग चेन ने विषय बदल दिया। वह बूढ़ा कमीना पागल हो गया है। उसने नेदर पासेज के तीसरे चरण में जाने का प्रयास किया था और वह वास्तव में सफल रहा। उसने तुरंत मेरे सामने खुद को दिखाया, फिर उसे भाग जाने के लिए कहा गया, क्वो जियानिंग ने कहा। हालांकि उसने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ गर्व भी था। ये तो वाकई पागलपन है। लॉन्ग चेन चौंक गया। बूढ़ा आदमी इतनी तेजी से साधना कैसे कर रहा था? भले ही महान युग आ गया हो, लेकिन स्वर्गीय दाओ ने कनिष्ठ पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित किया। वरिष्ठ पीढ़ी को स्वर्गीय दाओ द्वारा आशीर्वाद नहीं दिया गया। नीदर पासेज क्षेत्र प्रतिभा पर नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु की समझ पर निर्भर करता है। शायद उसका दिमाग इतना सरल है कि वह जीवन और मृत्यु के बीच आसानी से आगे बढ़ सकता है, क्वो जियानिंग ने असहाय होकर कहा। वह बहुत पहले ही नेदरपेसिस क्षेत्र में कदम रख चुकी थी और उसने कई सालों तक उस बूढ़े आदमी को संघर्ष करते देखा था। किसने सोचा होगा कि एक सफलता के साथ वह अचानक इस हद तक ऊपर उठ जाएगा कि उसने उसे पीछे छोड़ दिया। नेदरपेसिस क्षेत्र में जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में व्यक्ति की समझ का परीक्षण किया जाता है। अगर आप समझ गए तो समझ गए, अगर नहीं समझे तो समझ नहीं पाए। इसे जबरदस्ती थोपने का कोई तरीका नहीं था। जब वह बूढ़े आदमी के प्रसन्न भाव को याद करती है, जब वह उसके सामने अपनी शान दिखाने के लिए आया था, तो वह उसे मजाकिया समझे बिना नहीं रह सकी। लॉन्ग चेन, तुमने झाओ वूजी को लगभग नंगा कर दिया था और शि लिंग फेंग की एक आंख निकाल ली थी। मैं उन दोनों शक्तियों से परिचित हूं जिनसे वे हैं। मैकेनिज्म संप्रदाय तुच्छ लोगों से भरा हुआ है। वे कपटी और षड्यंत्रकारी हैं, इसलिए कोई संभावना नहीं है कि वे मामलों को ऐसे ही छोड़ देंगे।
इसके अलावा उनकी प्रतिष्ठा बेकार है और उनके पास कोई सहयोगी नहीं है। इसलिए यह अजीब है कि शिलिंग फेंग झाओ वूजी की मदद करेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैकेनिज्म संप्रदाय मार्शल हेवन एलायंस के मुख्यालय पर हमला करेगा, लेकिन मुझे चिंता है कि वे जुवानटियन दाओ संप्रदाय और क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो रेस पर हमला कर सकते हैं। मैकेनिज्म संप्रदाय की प्रतिष्ठा हमेशा उनके आगे रहती थी। वे कभी भी विवेकशील नहीं थे। पीछे से छिपकर हमला करना उनकी विशेषता थी। अगर वे लॉन्ग चेन को नहीं ढूंढ पाते तो वे उसके करीबी लोगों को निशाना बनाते। वे जिन सबसे करीबी लोगों को निशाना बना सकते थे वे थे जुवानटियन दाओ संप्रदाय और क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति। हालांकि सभी जानते थे कि लॉन्ग चेन के माता पिता वाइन गॉड पैलेस में थे, फिर भी कोई भी वाइन गॉड पैलेस को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या आप कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं? क्वो जियानिंग ने पूछा। अभी के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। जुवानटियन दाओ संप्रदाय निश्चित रूप से ठीक रहेगा। जहां तक क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति का सवाल है, मैं अपनी व्यवस्था खुद करूंगा। मैं आपसे केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं कि अगर मैकेनिज्म संप्रदाय नष्ट हो गया तो महाद्वीप पर किस तरह की प्रतिक्रिया होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बस पूछ रहा हूं। और स्टोन रेस भी, अगर वे नष्ट हो गए तो क्या इससे महाद्वीप पर असर पड़ेगा? लॉन्ग चेन ने पूछा। क्वो जियानिंग ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। मैकेनिज्म संप्रदाय चूहों का एक घोंसला है। अगर वे नष्ट हो गए तो दुनिया केवल खुश होगी। जहां तक पत्थर की जाति का सवाल है, उनका शायद ही कभी अन्य जातियों के साथ कोई संपर्क होता है। उनका अहंकार लोगों को उनसे दूर कर देता है। उनका कोई सहयोगी नहीं है। फिर सब ठीक हो जाएगा। इस सभा से मेरे गुस्से को कुछ अच्छे लक्ष्यों पर उतारा जा सकता है। तुम क्या योजना बना रहे हो? मैकेनिज्म संप्रदाय से नफरत की जाती है, लेकिन फिर भी वे इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रहे। उन्हें कम मत आंको, क्वो जियानिंग ने चेतावनी दी। लॉन्ग चेन की मुस्कुराहट ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह फिर से कुछ बहुत खतरनाक करने वाला था। हे, ये कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि आपके पास अभी भी काम है, इसलिए मैं स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय की यात्रा करूंगा। मुझे बूढ़े आदमी से कुछ मदद मांगनी है। मुझे यकीन है कि बूढ़ा आदमी बहुत दिलचस्पी लेगा। हाँ। लॉन्ग चेन हैरान क्वो जियानिंग को पीछे छोड़कर चला गया। अच्छा काम किया, छोटे दोस्त। तुमने वाकई बहुत अच्छा किया। सभा के दौरान क्या हुआ था, इस बारे में विस्तृत पूछताछ के बाद बूढ़ा व्यक्ति हंस पड़ा और लॉन्ग चेन से बेहद प्रसन्न हुआ। बॉस बाओ और दूसरे लोग भी बहुत संतुष्ट थे। तो क्या हुआ अगर पुराने जमाने के वो राक्षस वापस आ गए? तो क्या हुआ अगर उन्होंने अपनी पीढ़ियों पर हावी हो गए? वे अभी भी लॉन्ग चेन के मुंह पर थप्पड़ मार सकते थे। बुपिंग और चांग हाओ, अभी भी कुछ समय है जब तक कि आपकी अभिव्यक्तियां पूरी तरह से जागृत न हो जाएं। आपको क्यूई प्रवाह विस्फोट के समय तक इसे बनाने में सक्षम होना चाहिए। उस समय हम उस क्रिया का कुछ हिस्सा साझा करेंगे। क्या उन प्रतिभाशाली लोगों को लगता है कि यह अभी भी उनका युग है? बूढ़े आदमी ने नाक भान सिकोड़ी। आप अपनी अभिव्यक्तियों को इतनी जल्दी जागृत कर रहे हैं। लॉन्ग चेन ने आश्चर्य से बाओ बुपिंग और चांग हाओ को देखा। चांग हाओ और बाओ बुपिंग तुरंत प्रसन्न हो गए। वे बोलने ही वाले थे कि बूढ़े आदमी ने उनके सिर के पीछे तमाचा मारा। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय का अधिकांश कर्म भाग्य तुम दोनों को दिया गया था, और तुम अभी भी अपनी अभिव्यक्तियों को जागृत नहीं कर पाए हो। मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, प्रसन्न नहीं। उनकी प्रसन्नता के भाव गायब हो गए। बेशक वे अपनी अभिव्यक्तियों को जल्दी से जगाना चाहते थे, लेकिन सभी ने ऐसा किया, और यह सिर्फ चाहने जितना आसान नहीं था। लॉन्ग चेन ने उन दोनों की तरफ देखा और पाया कि कुछ स्वर्गीय दावरून उनकी आंखों में गहराई से जमने लगे थे। वे शायद जागने से बहुत दूर नहीं थे। मैं तुम्हें 2 गोलियां दूंगा जो 10 दिनों के भीतर तुम्हारी अभिव्यक्तियों को जागृत करने की गारंटी देंगी, लॉन्ग चेन ने उन दोनों को 2 बक्से सौंपते हुए कहा। लॉन्ग चेन, हमें धोखा मत दो। ऐसी कौन सी औषधीय गोली है जो इतनी अद्भुत है? बाओ बुपिंग ने सवालिया अंदाज में केस खोला और चौंक कर उछल पड़ा। स्वर्गीय दाओ ऊर्जा के फूटने के बाद फूल रून प्रकट हुए। वह गोली केस से बाहर निकल गई और बाओ बुपिंग को लगी, जिससे उसे चक्कर आ गया। लॉन्ग चेन ने हाथ बढ़ाकर गोली को पकड़ लिया, इससे पहले कि वह भाग पाती। तभी बाओ बुपिंग को होश आया। ये किस तरह की गोली है? बाओ बुपिंग ने अभी तक 11वीं श्रेणी की औषधीय गोली के बारे में सुना भी नहीं था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि एक गोली में इतनी शक्ति हो सकती है। 100 फूल लॉन्ग चेन के हाथ के चारों ओर घूम रहे थे और एक शानदार रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। इसकी तुलना में बूढ़े व्यक्ति को ज्यादा अनुभव था।
उसने अनुमान लगाया, ये 11वीं श्रेणी की औषधीय गोली है। तुम्हें ये कहां से मिली? लॉन्ग चेन मुस्कुराया। अगर मैं कहूं कि मैंने इसे खुद परिष्कृत किया है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मैं नहीं करूंगा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। इस पतनशील युग में एक 11वीं श्रेणी की औषधीय गोली पहले से ही एक किंवदंती थी। लॉन्ग चेन इसे खुद कैसे परिष्कृत कर सकता था? ये 100 फूल दाव प्रतिध्वनि गोली है। इसे खाने के लिए एक खुली जगह खोजें। सबसे अच्छा विकल्प एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर होगा। याद रखें, अपने कपड़े उतारें और अपने 5 दिलों को आसमान की ओर इंगित करें। इसका क्या मतलब है? अपने 5 दिलों को आकाश की ओर इंगित करो। बाओ बुपिंग ने जल्दी से पूछा। यह आपका सिर, आपकी हथेलियां और आपके पैरों के तलवे हैं। आपके सिर का ऊपरी हिस्सा वह जगह है जहां सब कुछ इकट्ठा होता है। स्पष्ट रूप से कहें तो आपको बस नग्न होकर अपनी पीठ के बल लेटना है, अपने अंगों को आकाश की ओर इंगित करना है, लॉन्ग चेन ने कहा। उन दोनों ने हड़बड़ाहट में गोलियां ली और उनका इस्तेमाल करने के लिए दौड़ पड़े। लॉन्ग चेन को वास्तव में 2 अतुलनीय रूप से कीमती शीर्ष ग्रेड 11वीं श्रेणी की गोलियां देते हुए देखकर बॉस बाओ और अन्य लोग आभारी थे। यह एक सच्चा परिवार था। बॉस बाओ ने उत्सुकता से पूछा, इस गोली को खाने के लिए आपको नग्न क्यों होना पड़ता है और ऐसी अजीब मुद्रा क्यों अपनानी पड़ती है? क्या इससे इसकी ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद मिलती है? नहीं, इसका औषधीय ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है। लॉन्ग चेन ने अपना सिर हिलाया। तो फिर तुमने उन्हें ये क्यों बताया? चौथे बॉस ने पूछा। मेरे पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है, लॉन्ग चेन ने हंसते हुए कहा। अचानक सभी को समझ में आ गया। तो यह एक धोखा था। उन दोनों को पहाड़ की चोटी पर नग्न अवस्था में इस तरह की अजीब मुद्रा में देखना, उन्हें पता था कि ऐसा दृश्य सीधे नहीं देखा जा सकता। वे हंसे। बूढ़े आदमी, तुम सच में कमाल हो कि इतनी जल्दी तीसरी सीढ़ी पार कर गए। तुम सच्चे जीनियस हो। लॉन्ग चेन अचानक बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा। वह वाकई बहुत शक्तिशाली था। मेरे पास प्रतिभा है। मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं और आखिरकार कई चीजों को अलग रख पाया हूं। आप युवाओं को बड़ा होते देखकर आखिरकार मुझे थोड़ा आराम करने का मौका मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस आराम की वजह से मैं अगली बाधा को छू लूंगा। मैंने बस यूं ही आगे बढ़ लिया, बूढ़े आदमी ने कहा। बॉस बाओ ने कहा, शायद काम करना और फिर आराम करना ही साधना का सबसे अच्छा तरीका है। कभी कभी आराम करना भी बुरा नहीं है। बूढ़े आदमी ने डांटा, अपने लिए बहाने मत बनाओ। तुम लोग हर दिन काम में ढिलाई बरतते हो, तुम्हें किसी संकट का एहसास ही नहीं होता। बॉस बाओ शर्मिंदा था। उसने खुद को शांत करने की बजाय खुद को एक जाल में फंसा लिया था। लॉन्ग चेन मुस्कुराया। वह बूढ़े आदमी की भावनाओं को समझ सकता था। वह इस समय स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय को संभालने वाला अकेला व्यक्ति था। उसके नीचे कोई और नहीं था जो उस बोझ को उठाने में सक्षम था। यह दबाव बहुत ज्यादा था। यद्यपि उन्होंने कहा कि जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर है, इस संप्रदाय के नेता के रूप में उन्हें संप्रदाय के अस्तित्व के बारे में चिंता करनी थी, भले ही वह अपने जीवन के मामले में निडर थे। अगर वह गिर गया तो स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यही वह स्थिति थी जिससे वह सबसे ज्यादा बचना चाहता था। तो स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय में सबसे कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति बूढ़ा आदमी था। भले ही वह बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसने मार्शल दाव के शिखर पर चढ़ने के अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ा था। इसकी तुलना में बॉस बाओ और अन्य लोगों ने बूढ़े व्यक्ति को अपनी देखभाल करने के लिए रखा और इसके बजाय अपने से नीचे के प्रतिभाशाली लोगों चांग हाओ और बाओ बुपिंग पर अधिक दबाव डाला। बूढ़े आदमी, मैं आज यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे पास एक निश्चित योजना है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। मूल रूप से मुझे और भी बहुत सी चीजें तैयार करने की जरूरत होती, लेकिन चूंकि आप पहले ही नेदपेसिस के तीसरे चरण तक पहुंच चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे उन सभी चीजों की योजना बनाने की जरूरत है। मैं इसे सीधे कर सकता हूं, लॉन्ग चेन ने कहा। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे चीजें व्यवस्थित करें, लेकिन मुझे योजना सुनने की जरूरत नहीं है। इससे मुझे सिर्फ सिरदर्द होगा। जब आप चाहें कि मैं लड़ूं, बस मुझे फोन कर दें, बूढ़े व्यक्ति ने लॉन्ग चेन को अपनी योजना समझाने का मौका नहीं देते हुए कहा। ठीक है, तो बस मेरी खबर का इंतजार करो। हम कुछ बड़ा करेंगे, लॉन्ग चेन ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा। लॉन्ग चेन ने फिर स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय को छोड़ दिया और क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो में वापस आ गया। यह संयोग ही था कि उनके नेता क्यू युजू मौजूद थे। इस बीच क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति के शिष्य वर्तमान में एक मार्शल स्टेज पर ड्रैगनब्लड योद्धाओं के साथ पॉइंटर्स का आदान प्रदान कर रहे थे।
मेंग क्यू ने उन्हें असंख्य आत्मा आरेख के भीतर अपनी खोई हुई दिव्य क्षमताओं को सीखने की अनुमति दी थी। इसलिए उन्होंने अपनी सभी भयानक दिव्य क्षमताओं को जागृत कर लिया था। क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति के प्रतिभाशाली युवा अब ड्रैगनब्लड योद्धाओं के लिए एक मुकाबले में लगभग बराबरी पर थे। जब लॉन्ग चेन वहां पहुंचा तो वहां एक 11वीं रैंक का क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो ड्रैगनब्लड योद्धाओं में से एक के खिलाफ बराबरी से लड़ रहा था। ड्रैगनब्लड योद्धा सभी क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो के लिए जयकार कर रहे थे। इतने लंबे समय तक यहां रहने के बाद उन्होंने पाया कि हालांकि क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो प्राचीन जानवर थे, लेकिन उनका चरित्र शुद्ध था। जियो यू कड़ी मेहनत करो, बस थोड़ा और प्रयास करो और तुम उसे हरा सकती हो। लॉन्ग चेन चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। सील के चेहरे पर निशानों का कारण संभवतः वह नहीं है जो आपने सोचा था। मिशेल ओबामा के पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट ने भी नहीं रोकी हिम्मत। सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित और खुश थे कि लॉन्ग चेन इतनी जल्दी वापस आ गया। वह बादलों का पीछा करने वाली स्वर्ग निगलने वाली गौरैया शियाओयू थी, और लॉन्ग चेन ने उसे पहले भी कुछ संकेत दिए थे। वह बेहद प्रतिभाशाली थी। वह जिस व्यक्ति से लड़ रही थी वह ड्रैगनब्लड लीजन में एक स्क्वाड लीडर था। उनकी लड़ाई असाधारण रूप से तीव्र थी। लॉन्ग चेन की आवाज सुनकर शियाओयू ने बादलों को चीरती हुई धरती को हिला देने वाली चीख निकाली। उसके सारे पंख ऊपर उठ गए और उसने अपना मुंह खोल दिया। एक सर्पिल लहर निकली। धमाका। दस्ते का नेता तुरंत उड़ गया। मजेदार बात यह थी कि वह तेजी से घूम रहा था और खुद को स्थिर नहीं कर पा रहा था। वह मार्शल स्टेज से बहुत दूर जा गिरा। शियाओयू उड़कर लॉन्ग चेन के पास गई, एक खूबसूरत युवती का रूप धारण कर लिया और उसे गले लगा लिया। वह उत्साह से चिल्लाई, बड़े भाई लॉन्ग चेन, मैं जीत गई। अद्भुत, अद्भुत। जब मैं यहाँ नहीं था तो ये झांग कुन निश्चित रूप से सुस्ती दिखा रहा था। क्या हमने इस कदम का उपयोग न करने पर सहमति नहीं जताई थी? दस्ते का नेता झांग कुन एक काले चेहरे वाला व्यक्ति था। वह असहाय होकर बड़बड़ाया। यह तकनीक क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति की प्राचीन दिव्य क्षमताओं में से एक थी। यह एक भयानक हत्या तकनीक थी और आमतौर पर प्रकाश की काली तलवारों के साथ होती थी। इस चाल के हत्या पहलू को रोकने के बावजूद यह अभी भी अंतरिक्ष को अव्यवस्थित रूप से मोड़ने में सक्षम था। इसे बस एक पल में सक्रिय किया जा सकता था और एक विस्तृत क्षेत्र को कवर किया जा सकता था। एक बार अंदर फंस जाने पर स्थानिक भटकाव से व्यक्ति को चक्कर आ सकता था। वे दोनों सिर्फ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, मौत से नहीं लड़ रहे थे। ऐसी कई दिव्य क्षमताएं थी जिनका उपयोग क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो ऐसी प्रतियोगिता में नहीं कर सकते थे। ड्रैगनब्लड योद्धा भी अपनी असली क्षमताएं सामने नहीं ला पाए। आखिरकार उनकी तकनीकें मौत तक की लड़ाइयों में गढ़ी गई थी। उनकी खासियत लड़ाई में नहीं बल्कि मारने में थी। लॉन्ग चेन, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या तुम्हें बीच में ही निकाल दिया गया था? मेंग की, चू याओ और तांग वान एर खुशी से उछलते हुए आए। ये तांग वान एर था जो उसका मजाक उड़ा रहा था। तुमने एक बार फिर सही अनुमान लगाया, लॉन्ग चेन ने अवाक होकर कहा। सचमुच, तुम्हें वास्तव में निष्कासित कर दिया गया था। तांग वान एर भी आश्चर्यचकित था। चलिए इस बारे में बाद में बात करते हैं। ऐसा हुआ कि हमें रेस लीडर युजू आपसे कुछ बात करनी है। लॉन्ग चेन ने ड्रैगनब्लड योद्धाओं के साथ साथ क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति के उच्च अधिकारियों को इकट्ठा किया। उन्होंने सभा के दौरान जो कुछ हुआ था उसका एक सरल विवरण दिया। 9 स्वर्ग दिव्य फीनिक्स जाति बहुत ही घृणित है। अपनी विरासत खोने के बाद उन्होंने दूसरों को दोषी ठहराया। ये देखते हुए कि हम कितने शक्तिशाली थे, उन्होंने हमें सताने के लिए कुनपेंग जाति के साथ सांठगांठ की, जिससे हम जुबान जानवरों के शीर्ष पर खड़े होने से गिर गए और अनगिनत वर्षों तक शिकार किए गए। इस दुश्मनी का बदला लिया जाना चाहिए, क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति के बुजुर्गों में से एक ने कहा। दोनों जातियों के बीच स्पष्ट रूप से एक अपूरणीय दुश्मनी थी। 9 स्वर्ग दिव्य फीनिक्स जाति को अभी के लिए छोड़ना होगा। हमें कुछ और जरूरी काम करना है। लॉन्ग चेन जिया चेन की ओर मुड़ा। अगर तुम हमारे सारे संसाधन एक जाल बनाने में लगा दो तो वह कितना शक्तिशाली होगा। बॉस, आप हमारे पास मौजूद सारा पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन ड्रैगनब्लड लीजन के लिए कवच। जिया चेन को लॉन्ग चेन की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। वह और गुओरान वर्तमान में ड्रैगनब्लड योद्धाओं के लिए सर्वोत्तम कवच डिजाइन कर रहे थे। अगर वे अपना सारा पैसा जाल पर खर्च कर देते तो कवच का मामला उलझ जाता। इसके अलावा जाने से पहले लॉन्ग चेन ने कहा था कि इस कवच को बाकी सब चीजों से ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। इस तरह से योजना बदलना लॉन्ग चेन की शैली नहीं थी।
कुछ अप्रत्याशित हुआ और कवच को स्थगित किया जा सकता है। हमारे लिए कुछ और महत्वपूर्ण काम है। अगर चीजें ठीक हो जाती हैं तो हमें कवच को पूरा न कर पाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, लॉन्ग चेन ने कहा। जिया चेन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। फिर मैं जो भी संरचना बनाऊंगा उसकी ताकत इस बात पर निर्भर करेगी कि आपको क्या चाहिए। क्या ये जाल बिछाने वाली संरचना है या मारने वाली संरचना, ये कितनी बड़ी होनी चाहिए, इसे कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए। खैर, अगर मैं इस बात का मोटा अनुमान लगाऊं कि हमारे पास मौजूद सभी संसाधनों से बनी संरचना कितनी मजबूत होगी, सच कहूं तो इसकी ताकत भयानक होगी। मुझे लगता है कि चौथे चरण के नेदर पैसेज विशेषज्ञ को जाल में फंसाना भी संभव होगा। चौथा कदम नेदर पासेज विशेषज्ञ। क्यू यूजू और अन्य लोग चौंक गए। क्या जिया चेन वास्तव में इतना भयानक गठन कर सकता है? जिया चेन ने कभी चौथे चरण के नेदर पासेज विशेषज्ञ को लड़ते नहीं देखा था। वह केवल तीसरे चरण के नेदर पासेज विशेषज्ञ की शक्ति को 10 से गुना करके उनकी शक्ति का अनुमान लगा सकता था। उन्होंने कहा कि यह केवल एक संभावना थी, लेकिन यह इस बात की सामान्य तस्वीर देने के लिए पर्याप्त था कि ऐसा गठन कितना मजबूत होगा। आखिरकार लॉन्ग चेन ने ब्रह्मा के गुप्त क्षेत्र से बहुत सारा पैसा लूटा था। जिया चेन और गुओ रान ने वह पैसा कवच के लिए सामग्री पर खर्च किया था, लेकिन उन सामग्रियों का इस्तेमाल संरचनाओं के लिए भी किया जा सकता था। अगर उन सभी का इस्तेमाल किया जाता तो यह वाकई एक अद्भुत संरचना होती। लेकिन संरचना स्थापित होने के बाद उनके पास संसाधन और पैसे खत्म हो जाते। गुओ रैन, परेशान मत हो। इतने लंबे समय तक मेरा पीछा करने के बाद मुझे व्यापार के मामले में कब नुकसान हुआ है। हम निश्चित रूप से जितना निवेश करेंगे उसका 10 गुना वापस पाएंगे। भले ही आप अभी अपना कवच नहीं बना पाए, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छा उधार दे सकता हूं। लॉन्ग चेन ने उसे एक रहस्यमयी मुस्कान दी। क्या ये पिछली बार जैसा ही है? गुओ रैन की आंखें चमक उठी। पिछली बार लॉन्ग चेन ने मैकेनिज्म संप्रदाय के कुछ शिष्यों को मार डाला था और उसे कुछ अच्छी चीजें भेजी थी। हालांकि मैकेनिज्म संप्रदाय के लोग कचरा थे, लेकिन उन्होंने जो चीजें बनाई वे सबसे बेहतरीन थी। आखिरकार वे उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके जिंदा रहते थे। उन्होंने उन पर तब तक काम किया जब तक वे परिपूर्ण नहीं हो गए। लॉन्ग चेन ने जो कुछ भी वापस भेजा था उसमें से ज्यादातर टूटे हुए टुकड़े थे, लेकिन गुओ रान उनसे मोहित था। वह जुनूनी था, उनके सूक्ष्म और अद्भुत तंत्रों पर गौर कर रहा था। यहाँ लॉन्ग चेन ने गुओ रैन की ओर चमकते हुए तराजू का ढेर फेंका। उनमें से तीव्र स्वर्गीय दाव ऊर्जा के उतार चढ़ाव आए, जिसने सभी को चौंका दिया। स्वर्गीय दाव आत्मा चांदी, क्या मैं सपना देख रहा हूं? गुओ रान चिल्लाया। अरे, वहां खून क्यों है? कौन सा राक्षस उन पर स्वर्गीय दाव आत्मा चांदी उगाता है? तराजू के नीचे चिपके खून और मांस के टुकड़ों को देखकर गुओ रैन अचंभित रह गया। ये कुछ ऐसा है जो मैंने एक व्यक्ति से चुराया था। तुम्हारी तरह ही उसने भी अपने लिए एक कवच बनाया था। हालांकि उसने अपने कवच को अपने शरीर के साथ मिला दिया। मेरे पास इसे पूरी तरह से उखाड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लॉन्ग चेन ने कहा। क्यू यूजू और अन्य लोगों को ठंड का एहसास हुआ। ये वास्तव में एक व्यक्ति की त्वचा थी, और उतार चढ़ाव के आधार पर वह व्यक्ति एक एम्पायरियन होना चाहिए था। जिस किसी के पास इतनी मात्रा में पौराणिक स्वर्गीय दाव आत्मा चांदी थी कि उससे कवच का एक पूरा सेट बनाया जा सके, वह प्राचीन युग के सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोगों में से एक होना चाहिए। मेंग क्यू, चू याओ और तांग वान आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्हें यह मजेदार भी लगा। शुरू में उन्होंने सोचा था कि इन सर्वोच्च प्रतिभाओं का सामना करते समय लॉन्ग चेन को कुछ संयम रखना होगा, लेकिन वास्तव में यह विपरीत था। मेंग क्यू ने ये झिकियू को अपने पास खींच लिया। आध्यात्मिक रूप से बात करते हुए उसने उससे लॉन्ग चेन के बारे में पूछा। ये झिकियू ने बताया कि वह लॉन्ग चेन से कैसे मिलने आई थी और उसके बाद क्या क्या हुआ था। बॉस, आप वाकई मेरे सबसे अच्छे बॉस हैं। ये स्वर्गीय दाव स्पिरिट सिल्वर एक अनमोल खजाना है। अगर मैं इसे ड्रैगनब्लड योद्धाओं के कवच में जोड़ दूं, तो उनकी सारी शक्ति एक स्तर बढ़ जाएगी। गुओ रान ने कहा। उसके इस रूप से ऐसा लग रहा था कि वह लॉन्ग चेन को चूमने वाला था। अगर तुम इसे कवच के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसे अपने लिए छोड़ दो। दूसरों को इसकी जरूरत नहीं है। लॉन्ग चेन ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। क्या? क्यों? साधना तो साधना ही है। कवच और हथियार आखिरकार बाहरी शक्ति ही है। जब तक आप यूजीफे की तरह नहीं बन सकते, जिसने तलवार के अलावा सब कुछ त्याग दिया है, बाहरी शक्ति पर निर्भर न होना सबसे अच्छा है। आप कुछ हद तक यूजीफे की तरह हैं।
जीफेंग के पास उसकी तलवार है, जबकि आपके पास अपनी फोजिंग कला और अंतहीन रचनात्मक विचार है। दूसरे लोग एक अलग रास्ता अपनाते हैं। उदाहरण के लिए इस कवच के मूल मालिक पर विचार करें। उसने सोचा कि कवच का एक सेट उसे बेजोड़ बना सकता है। अब जब वह हार गया है, तो उसके दांव हृदय को एक विनाशकारी झटका लगा है। उसका साधना पथ निश्चित रूप से समाप्त हो गया है, लॉन्ग चेन ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर ड्रैगनब्लड योद्धाओं के दिल कांप उठे। वे और भी ज्यादा मजबूत कवच पाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि उस कवच पर उनकी निर्भरता बढ़ती जा रही थी। अगर एक दिन वे अपना कवच खो दें तो क्या होगा? क्या उनमें अकेले लड़ने का आत्मविश्वास नहीं होगा? क्या उनमें अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ने का साहस भी होगा? ये सोचकर गु यांग और अन्य लोगों को पसीना आने लगा। साधना का मार्ग गड्ढों से भरा था। सौभाग्य से उनके पास लॉन्ग चेन था, जो शांत मन बनाए रखने में सक्षम था और उन्हें उन गड्ढों से दूर ले जाने में कामयाब रहा। ये कवच के टुकड़े बस कुछ टूटे हुए खिलौने हैं। यह असली तोहफा है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। लॉन्ग चेन ने भगवान को भगाने वाली तोप निकाली। उसमें से एक कठोर आभा निकली, जिससे उसके आसपास खड़े लोग घबरा गए। ये भगवान विनाश तोप है। माना जाता है कि यह तंत्र संप्रदाय का सर्वोच्च खजाना है। ये चीज काफी शक्तिशाली है। मैं इसके कारण लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। यदि आप इसे अलग कर सकते हैं और इसे दोहराने का तरीका जान सकते हैं, तो आप ड्रैगनब्लड लीजन के भीतर नंबर 1 आक्रामक बल होंगे। यहां तक कि मैं भी अपनी जगह छोड़ दूंगा, लॉन्ग चेन ने कहा। उसे अभी भी गॉड एक्सटर्मिनेशन तोप से किया गया हमला साफ साफ याद है। बस झटके ने उसे पीछे धकेल दिया था। अगर उसे इसका इस्तेमाल करना आता तो झाओ वूजी की नन्ही जान 1000 बार चली जाती। ये वाकई एक भयानक हत्यारी वस्तु थी। इसके अलावा मेरे पास झाओ वूजी की लड़ाई शैली का एक फोटोग्राफिक जेट भी है। मैंने उनके विभिन्न आक्रामक और रक्षात्मक तंत्रों की जांच की। मैंने इसे प्राप्त करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका अध्ययन करने पर कड़ी मेहनत करें, लॉन्ग चेन ने कहा। बॉस, आप वास्तव में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर मैं एक महिला होती, तो मैं निश्चित रूप से अपने दिल और शरीर से आपका एहसान चुकाती। गुओ रेन इतना आभारी था कि उसकी आंखें लाल हो गईं। ये ठीक है। ये केवल अच्छे दिखने वाले लोगों के लिए काम करता है। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह उसी हाथ को काटने जैसा होगा जो उसे खिलाता है, लॉन्ग चेन ने हंसते हुए कहा। गुओ रान भगवान विनाश तो प्राप्त करने के बाद चुपचाप चला गया। वह एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह तुरंत उसका अध्ययन करने लगा। जहां तक जिया चेन की बात है, उसे भी खुजली हो रही थी। भगवान विनाश तोप पर पूर्ण दिव्य रून उसके लिए बेहद आकर्षक थे। हालांकि लॉन्ग चेन ने अभी तक उसके साथ काम खत्म नहीं किया था, इसलिए जिया चेन ने धीरज रखा। रेस लीडर क्यू, लड़ाई की तैयारी के लिए अपने सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से 500 को चुने, लॉन्ग चेन ने कहा। सिर्फ 500? क्या ये बहुत कम नहीं है? क्यू यूजू ने पूछा। मायरीड स्पिरिट डायग्राम की मदद से क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति की खोई हुई विरासत को फिर से हासिल कर लिया गया था। अपनी दिव्य क्षमताओं और विरासत को फिर से हासिल करने से उनकी वंशावली, जो कम होती जा रही थी, अपने पैतृक राज्य में लौटने के संकेत दिखाने लगी थी। वर्तमान क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। 500 विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए, वे 50,000 विशेषज्ञों को भी मार सकते थे, जो सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। 500 लोग काफी हैं। यह कोई घेराबंदी नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 500 लोग सहयोग करने में सक्षम विशेषज्ञ होने चाहिए, लॉन्ग चेन ने कहा। क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति की दिव्य क्षमताएं एक साथ काम करके उनकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर वे बहुत ज्यादा हों, तो ये हमला अव्यवस्थित और बिखरा हुआ बना देगा। ठीक है, मैं हमारे सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से 500 को चुनूंगा। क्यू यूजू ने सिर हिलाया। लॉन्ग चेन गु यांग की ओर मुड़ा। ड्रैगनब्लड योद्धाओं को बुलाओ जो अभी भी एकांत में हैं। हमें आगामी युद्ध के लिए तैयार रहना है। अन्य समयों के विपरीत, हमें कुछ संरचनाओं का अभ्यास करने की आवश्यकता है। किस प्रकार की संरचनाओं के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। गु यांग ने सिर हिलाया और ड्रैगनब्लड लीजन के क्षेत्र के लिए रवाना हो गया। जिया चेन, मैं तुम्हें अपनी सामान्य योजना बताऊंगा। तुम मुझे बताओ कि तुम किस तरह की संरचनाएं व्यवस्थित कर सकते हो। लॉन्ग चेन और जिया चेन ने योजना को अंतिम रूप देने में 6 घंटे बिताए। उसके बाद ड्रैगनब्लड योद्धाओं और क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति के विशेषज्ञों ने अपने गठन की ड्रिलिंग शुरू कर दी।
जिया चेन संरचनाएं बनाने में व्यस्त था, जबकि गुओरान भगवान विनाश तोप और स्केल्ड कवच के अध्ययन में खोया हुआ था, साथ ही लॉन्ग चेन द्वारा लाए गए फोटोग्राफिक जेड भी। ये कहा जा सकता है कि वह इन चीजों से इतना मोहित था कि वह भोजन और नींद के बारे में भूल गया। लॉन्ग चेन भी व्यस्त था। वह, मेन क्यू और चू याओ एक साथ एकांत में चले गए। उन दोनों के पास अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उसे उनकी मदद की जरूरत थी। मेंग क्यू, तुम पहले आओ। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी ज्यादा मजबूत है। मैं तुम्हें चरण और महत्वपूर्ण बिंदु सिखाऊंगा। लॉन्ग चेन ने कुछ ऐसी बातें बताई जो गोलियों को परिष्कृत करने के दौरान महत्वपूर्ण थी। मेंग क्यू ने पहले भी लॉन्ग चेन की गोलियों को परिष्कृत करने में मदद की थी, इसलिए उसने जल्दी ही सब कुछ सीख लिया। वह चुयाओ के लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकती है। लॉन्ग चेन ने मून एंड स्टार रिफाइनिंग फनेस निकाला। उसके पास पहले से ही बड़ी मात्रा में औषधीय पाउडर थे जिन्हें उसने पहले ही रिफाइन कर लिया था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने औषधीय पाउडर के 9 हिस्से निकाले और उन सभी को गोली भट्टी में डाल दिया। इस बार वह 100 फूल दाव प्रतिध्वनि गोलियों की एक पूरी भट्टी को परिष्कृत करना चाहता था। समय कम था और उसे ड्रैगनब्लड लीजन को उन्नत करने के लिए पूरी ताकत लगानी थी। गोलियों की भट्टी गड़गड़ाने लगी। उस पर दिव्य रून प्रकट हुए और तारे उसके चारों ओर घूमने लगे। एक विशाल आभा ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। मेंग क्यू और चू याओ दोनों घबरा गए। लॉन्ग चेन का एकांत क्षेत्र एक बड़े पहाड़ की चोटी पर था। यह स्थान मूल रूप से क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति के शिष्यों के लिए सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को अवशोषित करने का स्थान था, जबकि वे खेती करते थे। यहाँ एक बड़ी आत्मा एकत्रीकरण संरचना स्थापित की गई थी और लॉन्ग चेन अपनी गोलियों के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए यहाँ परिष्कृत कर रहा था। वे दोनों मानसिक रूप से तैयार थे क्योंकि लॉन्ग चेन ने जानबूझकर उन दोनों से मदद मांगी थी, लेकिन वे अभी भी इस बात से स्तब्ध थे कि यह कितना तीव्र था। गोलियों की भट्टी में मौजूद ऊर्जा ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वह ऊर्जा अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई थी। अगर वह अनियंत्रित होकर फट गई तो उन तीनों की जान जा सकती थी। लॉन्ग चेन की अभिव्यक्ति भी गंभीर थी। वह पूरी तरह से एकाग्र था, जबकि मेन क्यू उसके पीछे खड़ी थी और अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसमें डाल रही थी। गड़गड़ाहट तेज हो गई और यहां तक कि लॉन्ग चेन जिस पर्वत श्रृंखला में था वह भी हिलने लगी। दबाव बढ़ने लगा। धमाका। अंत में गोली भट्टी एक आखिरी बार कांप उठी। उस समय लॉन्ग चेन की आध्यात्मिक शक्ति पूरी ताकत से फूट पड़ी। संक्षेपित करें, गोली भट्टी में बहते हुए रून अचानक रुक गए। फिर वे सभी रून धीरे धीरे फीके पड़ गए। गोली भट्टी अपने सामान्य स्वरूप में लौट आए। हवा में 3 लंबी आहें गूंज उठी। अब जाकर लॉन्ग चेन को एहसास हुआ कि उसका माथा और पीठ पसीने से लथपथ हो गए हैं। यह परिष्कार उसे जकड़ रहा था। चू याओ की हथेलियां भी पसीने से तर थीं, हालांकि उसने कुछ भी नहीं किया था। वह कीमिया नहीं समझती थी, लेकिन लॉन्ग चेन जिस तरह से तनाव में थी, उससे वह समझ सकती थी कि यह शोधन कितना महत्वपूर्ण था। लॉन्ग चेन ने धीरे से ढक्कन खोला। जैसे ही हल्की सी दरार दिखाई दी, हवा में इंद्रधनुषी रोशनी भर गई। कितनी सुंदर है! चू याओ और मेंग क्यू ने एक साथ चीख निकाली। जब ढक्कन पूरी तरह से खुला तो ऐसा लगा जैसे हवा में फूल खिल रहे हों। वे वास्तविक और भ्रामक दोनों लग रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से वे अविश्वसनीय रूप से सुंदर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सपने में हो। लॉन्ग चेन ने देखा और सिर हिलाया। बुरा नहीं है। उसके पास 9 परिष्कृत गोलियां थीं, लेकिन उनमें से एक मध्यम श्रेणी की और 2 उच्च श्रेणी की थी। बाकी सभी शीर्ष श्रेणी की 100 फूल दाव अनुनाद गोलियां थीं। मेंग क्यू और चू याओ ने एक एक गोली ली। फूलों के पैटर्न को लगातार बदलते देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। अचानक बिजली की गड़गड़ाहट से वे चौंक गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा। उन्हें मुझे दे दो, नहीं तो स्वर्ग उन्हें नष्ट करने के लिए बिजली बरसा देगा। लॉन्ग चेन ने गोलियां आदिम अराजकता वाले स्थान में डाल दी। आकाश में धीरे धीरे इकट्ठा हो रही बिजली अपना लक्ष्य खो बैठी और बिखर गई। लॉन्ग चेन ने लेई लॉन को बुलाया ताकि 6 शीर्ष श्रेणी की गोलियों को उनकी आत्माओं को जगाने के लिए बिजली के प्रभाव से गुजारा जाए, और फिर उसने शोधन के लिए औषधीय पाउडर का अगला सेट तैयार किया। इस बार चू याओ उसकी मदद कर रहा था, जबकि मेंग क्यू अपनी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए पहरा दे रही थी। गोलियों की पहली भट्टी को परिष्कृत करने में ही मेंग क्यू की आध्यात्मिक शक्ति का लगभग 50% और लॉन्ग चेन की आध्यात्मिक शक्ति का 30% समाप्त हो गया था। इसके अलावा ये केवल तब हुआ जब चंद्रमा और तारा शोधन भट्टी को स्वर्गीय आत्मा जल का पोषण मिला था, जिससे उसे थोड़ा ठीक होने और शोधन में मदद मिली।
अन्यथा उसे और भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती। बेशक चूंकि यह पहला शोधन था, इसलिए लॉन्ग चेन विशेष रूप से सावधान था और सफल शोधन की गारंटी के लिए कुछ अतिरिक्त आध्यात्मिक शक्ति खर्च की थी। जहां तक गोलियों की दूसरी भट्टी की बात है, तो उसके पिछले अनुभव के अनुसार यह बहुत आसान था। इसमें केवल एक अगरबत्ती जलाने जितना समय लगा। इस बार 7 गोलियां उच्च श्रेणी की थीं, और बाकी 2 में भी उच्च श्रेणी की गोलियां होने के लक्षण थे, लेकिन उनमें अपेक्षित आध्यात्मिकता का अभाव था। ऐसी गोलियां उच्च श्रेणी की नहीं मानी जा सकती। चीजें और भी आसान होती गईं, क्योंकि जितना ज्यादा वह परिष्कृत करता गया, उतना ही ज्यादा मून एंड स्टार रिफाइनिंग फर्नेस ने इस गोली के फॉर्मूले को याद कर लिया, जिससे लॉन्ग चेन के लिए गोलियों को परिष्कृत करना और भी आसान हो गया। वह कम आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग भी कर रहा था। 3 दिनों तक लॉन्ग चेन ने आराम नहीं किया। अंत में वह पूरी तरह से मेंग क्यू और चू याओ के समर्थन पर निर्भर था, क्योंकि उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी। इस दौरान उन्होंने 1100 से ज्यादा फूल दाव प्रतिध्वनि गोलियां परिष्कृत की। वे तीनों कांपते हुए कागज की तरह पीले पड़ गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वे आराम करेंगे, उनके सिर फट जाएंगे। उन तीनों की आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उनके पास आराम करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मेंग क्यू और चू याओ आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आए, जबकि लॉन्ग चेन थके हुए गुयांग के पास गया, उसे गोलियां वितरित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि विशेष रूप से दस्ते के कप्तानों को एक मिले। उन्हें तुरंत गोलियां लेनी थी और अपनी अभिव्यक्तियों को जगाना शुरू करना था। फिर वह जिया चेन के पास गया और पूछा, क्या कोई हलचल हुई है? अभी नहीं बॉस, चिंता मत करो, मेरा हेवन पियरिंग स्पिरिट फॉर्मेशन जुवानटियन दाओ संप्रदाय की तरफ से जुड़ा हुआ है। अगर कुछ भी संदिग्ध है तो मैं तुरंत उसे भांप लूंगा, जिया चेन ने कहा। जब उन्होंने पहली बार क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो जाति की पैतृक भूमि यहां स्थापित की थी, तो जिया चेन ने संरचनाएं स्थापित की थी। वहां कई बैकअप थे, इसलिए इस जगह के कुछ मिलियन मील के भीतर कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसकी इंद्रियों से बच सकता था। जुवानटियन दाओ संप्रदाय का पक्ष भी ऐसा ही था। वह उस पक्ष पर भी नजर रख सकता था, जैसे वह यहां रखता था। लॉन्ग चेन ने कहा था कि अगर झाओ वूजी कोई कदम उठाएगा, तो वह निश्चित रूप से उनमें से किसी एक को चुनेगा। एक साथ हमला होने की संभावना बहुत कम थी। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। अच्छा, वे शायद अभी भी योजना बनाने में लगे हैं। मुझे लगता है कि यहां उनके हमला करने की संभावना सबसे ज्यादा है। जब वे हमला करेंगे तो यह एक जबरदस्त हमला होगा। क्या आपने चीजें सेट करना पूरा कर लिया है? जिया चेन ने कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है और सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। सच बताऊं तो इतना सारा पैसा खर्च करना वाकई बहुत दुखद था। वे सारे संसाधन एक बेहतरीन संरचना बनाने में खर्च किए गए थे। उस संरचना का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था, उसके बाद वह ढह गई। जिया चेन ने कभी इतना ज्यादा खर्च करने के बारे में नहीं सोचा था। चिंता मत करो, हम अपने निवेश से कम 10 गुना वापस पा लेंगे। मैं ये हिस्सा तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। आराम मत करो, मुझे आराम करने जाना है, लॉन्ग चेन ने कहा। जाओ, मैं यहां निगरानी रखूंगा। बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। अगर दुश्मन एक विशाल सेना के साथ हमला भी करते हैं, तो मैं उन्हें कुछ समय के लिए अकेले ही रोक सकता हूं। जिया चेन को अपनी संरचनाओं पर पूरा भरोसा था। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया और चला गया। वह भी गुओरान से मिलने जाना चाहता था, लेकिन वह बहुत थक गया था। वह अपने कमरे में चला गया और तुरंत गहरी नींद में सो गया। यह एक मीठी नींद थी, जिसमें कुछ खूबसूरत सपने थे। उसने सपना देखा कि उसकी शादी दुल्हनों की एक बड़ी कतार से हो रही है। ये कतार कई 100 मील दूर तक फैली हुई थी। टिफेनी ट्रंप का बेबी शॉवर अधिकांश लोगों के लिए एक फैशन दुर्स्वप्न था। मायम बियालिक की त्रासदी और भी दुखद होती जा रही है। उनमें से हर एक ने शाही पोशाक पहन रखी थी और अपने चेहरे पर लाल घूंघट ओढ़ा हुआ था। लॉन्ग चेन खुशी से उन घूंघटों को उतारने के लिए दौड़ा। हालांकि जब उसने पहला पर्दा हटाया, तो एक मेढक जैसा पत्थर का चेहरा उसे डराने वाले अंदाज में मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। लॉन्ग चेन तुरंत अपने सपने से जाग गया और उठकर बैठ गया। उसने पाया कि मेंग की और चू याओ उसके बगल में सो रहे थे और अब चौंक कर जाग गए थे। उन्होंने जल्दी से पूछा कि क्या हो रहा है। झाओ वुजी आ गया है। जिया चेन ने अभी तक अलार्म नहीं बजाया है। आप कैसे बता सकते हैं? मेंग क्यू ने पूछा। जब हम लड़े, तो मैंने अपने सार रक्त की एक बूंद उसके शरीर में डाल दी। जब वह मेरे करीब होगा या मुझे मारने की तीव्र इच्छा रखेगा, तो मैं उसे महसूस कर लूंगा। लॉन्ग चेन धीरे से बिस्तर से बाहर निकला। जब वे दोनों लड़े थे, तो खून हर जगह फैल गया था।
झाओ वूजी के लिए यह महसूस करना मुश्किल था कि उसके शरीर में एक भी बूंद घुस गई है। अगर उसे इसका एहसास भी होता तो वह बस यही मान लेता कि यह हर जगह उड़ रहे खून की वजह से है। वह बिना किसी परवाह के इसे अपने शरीर से बाहर निकाल देता। लेकिन फिर भी लॉन्ग चेन का निशान उसके शरीर पर रह गया होता। झाओ वूजी एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी हो सकता है, लेकिन उसकी सारी शक्ति बाहरी ताकतों में निहित थी। अपने आप में वह इतना शक्तिशाली नहीं था और उसकी आध्यात्मिक समझ बहुत अच्छी नहीं थी। लॉन्ग चेन की उसे भांपने की क्षमता और जिया चेन की संरचनाओं के कारण लॉन्ग चेन को उसे पकड़ने का पूरा भरोसा था। क्या हम लड़ने जा रहे हैं? चू याओ ने पूछा। यह इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है। यह एहसास अभी भी अस्पष्ट है। उसे अभी भी बहुत दूर होना चाहिए। मेरा अनुमान है कि वह अभी अभी मैकेनिज्म संप्रदाय की छोटी दुनिया से बाहर आया है। मुझे पहले उसका आभास नहीं हुआ क्योंकि वह वहां ठीक हो रहा था। अब वह बाहर आ गया है, लेकिन उसे आगे बढ़ने में अभी भी कुछ समय लगेगा। उसे पहले मेरी स्थिति की पुष्टि करनी होगी। तुम दोनों कैसे हो? क्या तुम ठीक हो गए हो? लॉन्ग चेन ने उन दोनों को चिंतित भाव से देखा। इस बार उसने उन्हें रिफाइनिंग के कारण बुरी तरह थका दिया था। मेरी आध्यात्मिक शक्ति 70 से 80% तक ठीक हो गई है। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूं, मेन की ने लॉन्ग चेन के लबादे को सीधा करते हुए कहा। इसे स्वयं मेरे द्वारा किया जा सकता है। जब चू याओ ने अपना मुंह साफ करने के लिए वॉशक्लॉथ निकाला तो लॉन्ग चेन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन चू याओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और गर्मजोशी से उसका चेहरा पोंछ दिया। लॉन्ग चेन के चेहरे पर अभी भी बुरे सपने की वजह से थोड़ा पसीना था। चू याओ और मेंग्क्यू ने उसे तरोताजा कर दिया। चू याओ ने भी काले लबादों का एक नया सेट निकाला। लॉन्ग चेन के ज्यादातर कपड़े चू याओ ने खुद बनाए थे। जैसे जैसे लॉन्ग चेन का रुतबा बढ़ता गया, उसके वस्त्रों की सामग्री भी अधिक शानदार होती गई। उन्हें नुकसान पहुंचाना भी अधिक कठिन होता गया। इन नए वस्त्रों में की गई सुईकारी को देखकर लॉन्ग चेन भावुक हो गया। मेरा विश्वास करो, एक बार जब मैं शिखर पर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ पहाड़ों में एकांत में चला जाऊंगा। हम इस शोरगुल भरी दुनिया से खुद को दूर कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जगह बना सकते हैं जहां हम आजादी और खुशी से रह सके। लॉन्ग चेन ने कसम खाई। मेंग्क्यू और चू याओ दोनों जानते थे कि लॉन्ग चेन उस समय की बात कर रहा था जब उसने अपनी सारी दुश्मनी मिटा दी थी और अपनी उत्पत्ति का रहस्य सुलझा लिया था। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी था। वे बिना कोई जवाब दिए केवल उस पर मीठी मुस्कान बिखेरते रहे। उन्हें सिर्फ उसके साथ चलने में ही खुशी महसूस होती थी, चाहे वह दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होना हो या देहात में वापस जाना हो। जब तक लॉन्ग चेन खुश था, वे खुश थे। मेंग्क्यू, मैं तुम्हें एक उपहार देता हूं। लॉन्ग चेन ने 9 कमल आत्मा संघनक गोली निकाली। करें डिस्क्लेमर, ये ऑडियो नॉवेल केवल मनोरंजन और काल्पनिक कहानी के लिए है। इसमें मौजूद सभी पात्र, घटनाएं और कहानियां काल्पनिक हैं। यदि ये किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से मेल खाती है, तो ये केवल एक संयोग होगा। ये सामग्री 18 जोड़ दर्शकों के लिए हो सकती है, इसलिए बच्चे और कम उम्र के लोग इसे न सुने। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की घृणा, गैरकानूनी या अनैतिक गतिविधि को बढ़ावा देना नहीं है। यदि आपको ये सामग्री पसंद आए, तो हमारे चैनल जेटी नॉवेल लीजेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद।